Hello everyone. Welcome again in the topic 3 of signal losses in optical fiber. The topic 3rd of optical fiber communication. In the previous lecture, we have studied about the definition of attenuation, the causes and the types of attenuation. So here in this lecture, we will start with the first type of loss, that is the absorption loss. Its types intrinsic and extrinsic absorption. So let us start our lecture. Material absorption यहाँ आप वर्ड से ही समझ में आ रहा है और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि विद इन द ऑप्टिकल फाइबर जिस मटेरियल का फाइबर हमारा बना है, जिस कंपोजिशन का हमारा ऑप्टिकल फाइबर बना है, वो ही अपने आप में जो उसके मैकेनिज्म के थ्रू जो उसके लैटिसेस हैं वो पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस टाइप के लॉसेस को हम मटेरियल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो कि विद इन द ऑप्टिकल फाइबर कोर होता है और जिस मटेरियल का, जिस कंपोजिशन का कोर बना होता है, वो मटेरियल उसको क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एंड द फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ द फाइबर गिव राइज टू द मटेरियल एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो जो हमारी ट्रांसमिटेड पावर है एब्जॉर्ब होती चली जाएगी और सिग्नल हमारे लॉस होते चले जाएंगे। ये एटेन्युएशन मैंने लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट बात थी, बताना भूल गया। ये भी बताता है कि अगर सपोज हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये डीबी पर किलोमीटर के टर्म्स में मेजर किया जाता है, बट ये भी बताता है, जब ये किलोमीटर की बात यहाँ पर आ गई है, तो ये भी बताता है कि आफ्टर हाउ मच किलोमीटर्स वी नीड रेपिटेटर्स इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। कि 10 किलोमीटर के बाद इस फाइबर में सिग्नल लॉस होना इतना शुरू हो जाएगा कि उनको दोबारा से हम रीड करना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पर वहां हमें रेपिटेटर्स का इस्तेमाल, तो ये भी बताता है एटेन्युएशन डीबी पर किलोमीटर कि कितने किलोमीटर्स के बाद, कितनी लेंथ के बाद हमें रेपिटेटर्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन। तो ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन एंड द एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर मैं आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बताने की मुझे शायद आवश्यकता बहुत डिटेल में नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंट्रिंसिक से आप समझते हैं प्योर, और एक्सट्रिंसिक से आप समझते हैं इम्प्योरिटीज। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वही बात है। हम बात करें अगर सिलिका ग्लास फाइबर्स की, तो हम मोस्टली सिलिका ग्लास फाइबर्स ही यूज होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो सिलिकेट्स हम यूज करते हैं, दैट मीन्स सिलिकॉन। तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोर विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, देयर विल बी सम सिलिकॉन, ऑब्वियसली सिलिकॉन का बना है, कुछ सिलिकॉन ऑक्साइड्स हमारे पास बन जाते हैं, SiO और SiO2, या फिर because of the presence of humidity there will be some particle of water, that is HOH, this OH ions. So the losses caused by the pure means itself silicon और some silicon oxides, तो उनको हम इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जो एब्जॉर्प्शन केवल सिलिकॉन की ही वजह से हो, जिसका मटेरियल बेसिकली बना है। ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट है ग्लास का, जो यहाँ पर लिखा है। और उसके अलावा एक्सट्रिंसिक जैसे हो सकता है, बनाते समय मैंने आपको कहा कि वाटर, और देयर विल बी सम फेरस, कॉपर, निकल, हो सकता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वहाँ एयर में हो और कुछ इम्प्योरिटीज उसके अंदर आ जाए। तो जो एब्जॉर्प्शन इम्प्योरिटीज होने की वजह से सिलिकॉन में होता है, इम्प्योरिटीज करती हैं, उनको हम एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ हम अगर डेफिनेशन अब पढ़ें दोबारा से इंट्रिंसिक की, तो वो कहती है इट अकर्स ड्यू टू द बेसिक फाइबर मटेरियल, जिसका बना हुआ है। बेसिक हम सिलिकॉन कंसिडर कर रहे हैं, तो सिलिकॉन की बात करेंगे।
ठीक, ऑफ द कोर लाइक सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड, जैसा मैंने बताया था। अ प्योर सिलिकेट ग्लास हैज लिटिल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इट्स बेसिक मटेरियल स्ट्रक्चर इन नियर इंफ्रारेड रीजन। तो ये नियर इंफ्रारेड रीजन, ये भी हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ये नियर इंफ्रारेड रीजन बेसिकली है क्या है। ठीक है, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये सिलिकॉन की वजह से होने वाले एब्जॉर्प्शन को, जिसका हमारा फाइबर बना ही हुआ है, उसको हम इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और वो बहुत कम होते हैं। मेन जो लॉसेस हमारे कहलाते हैं वो हमारे एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कहलाते हैं। साथ ही साथ इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन को हमने अलग अलग विंडो में बांट दिया है। यहाँ जो बात आपने करी नियर इंफ्रारेड रीजन, तो बेसिकली ये क्या किया, कुछ पर्टिकुलर विंडोज के अंदर, कुछ पर्टिकुलर बैंड्स के अंदर हमने उसको बांट दिया है। जस्ट लाइक 0.8 टू 1.7 की बात करें और दूसरी 1.7 टू 2 की बात करें, तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन लॉसेस होते हैं, हाईएस्ट इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन लॉसेस होते हैं अगर हम यूवी रीजन वाली वेवलेंथ की, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होते हैं हमारे सारे लॉसेस। तो यूवी रीजन में अगर हम यूज करें तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएंगे, और मैंने यहाँ बताया था कि नियर इंफ्रारेड वाले यूज करें या उसके पास वाली वेवलेंथ को यूज करें तो वो लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे। दिस इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द ग्लास बाय हायर एनर्जी एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाएंगे जब हाई पावर वहां पर अप्लाई होगी, यूवी रीजन वाली वेवलेंथ वहां पर अप्लाई होगी। और जब अगर दूसरी विंडो की बात करें जो 1.7 टू 2.0, इट इज द नियर इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ नियर इंफ्रारेड रीजन पर फोटॉन्स क्या होंगे, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कुछ जो पावर है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये दो अलग अलग मैकेनिज्म है, और इन्हीं मैकेनिज्म के हिसाब से हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी है। तो पहले देख लें कि वो कौन कौन से पार्टिकल हैं। अगर हम सिलिकॉन का बना है तो सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड्स अगर फास्फोरस है तो, या बोरोन ऑक्साइड, और इनकी मैंने साइज भी लिख दिया गया है कि इनके पार्टिकल का साइज जो है वो 8.1 माइक्रोमीटर, माइक्रोन अगर हम बोले, और यहाँ 7.2 माइक्रोन और 9.2 माइक्रोन होता है। तो ये अपने साइज के हिसाब से भी पावर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। इफेक्ट कम करा जा सकता है, बेहतर चॉइस रहे कोर और क्लैड की, मगर उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा चॉइस किस हिसाब से। चॉइस का हिसाब ये है कि आप किस वेवलेंथ में जा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या मटेरियल हमें यूज करना है। तो बेटर हमें चॉइस करनी पड़ेगी, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 कोर और क्लैड का मुझे क्या रखना है। तो ये चॉइस करने में हमें आसान करेगा और हमें इस टाइप के लॉसेस को रिमूव करेगा। अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें जो अभी मैंने आपको बताया कि लॉसेस कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा, तो ये यूवी रीजन के अंदर जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे लॉसेस क्या होते जा रहे हैं। यहाँ देखें वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, लॉसेस मेरे कम होते जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद इंफ्रारेड रीजन में आ जाएं तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, लॉसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखें कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लॉसेस हमारे कम से कम है, और हमने इसी को यहाँ कहा नियर इंफ्रारेड रीजन। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं एग्जैक्टली। तो हम इस रीजन के अंदर बात करेंगे तो लॉसेस हमारे कम है, और इस तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा हाई है यूवी में। और इंफ्रारेड के बाद भी फार इंफ्रारेड अगर मैं बात करूं, फार इंफ्रारेड की बात करूं, ये नियर इंफ्रारेड की बात करी, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे सिग्नल और लॉसेस बढ़ते चले गए। तो ये अटेन्युएशन स्पेक्ट्रम हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं अगर इसको दोबारा से दिखाऊं आपको, तो इसको देखें तो यूवी के लिए कर्व है और इंफ्रा के लिए कर्व है, और ये हमारा इसका रिजल्टेंट बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉसेस, और ये फोटोन एनर्जी की बात कर रहे हैं जो डिक्रीज हो रही है इस साइड में, जैसे जैसे वेवलेंथ हो रही है, और इस यहाँ फोटोन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है कि फोटोन एनर्जी के हिसाब से भी ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम भी तीनों चीजों को बताता है, फोटोन एनर्जी, अटेन्युएशन इन डीबी पर किलोमीटर एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट इज द एक्सट्रिंसिक। मैंने बताया एक्सट्रिंसिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ लॉस
एक्सट्रिंसिक एलिमेंट ज्यादा करते हैं, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, वो मेटेलिक भी हो नॉन मेटेलिक भी हो, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर आती है। ठीक है, तो अलग अलग मैकेनिज्म है इसके होने के। इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाए तो भी एनर्जी, भाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वो लोअर शेल से हायर शेल में चले गए। और चार्ज ट्रांजिशन हो जाए फ्रॉम वन आयन टू अनदर आयन, क्योंकि जब उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रेजेंट है, तो जो हमारे पास एनर्जी आ रही है तो वो कई बार क्या करेगी, एक आयन से एक आयन ने एनर्जी ली और दूसरे आयन को ट्रांसफर कर दी। तो बिकॉज ऑफ आयन एनर्जी चार्ज ट्रांजिशन कहें सीधा, तो उस वजह से भी एनर्जी लॉस होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर रोल प्ले करता है, जो मैंने बताया था HOH, जब मैं इस लेक्चर की शुरुआत कर रहा था, तो OH आयन, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सट्रिंसिक लॉस होने का, जबकि जो छोटे पार्टिकल्स लाइक आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, ये कुछ प्रेजेंट हो जाए, इन्फ्यूज हो जाए सॉलिडिफिकेशन के टाइम पर, जब हमारा मेल्ट में गिलास रहता है और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो रहा होता है, बट वहाँ ह्यूमिडिटी के कारण हाइड्रोक्सिल आयन वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन करने को तो कुछ नहीं, बट किसी किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर बहुत बड़े पावर लॉसेस को जन्म देते हैं। लाइक कि यहाँ देखें कि 600 से 800 में एक, 800 से 1200 वेवलेंथ में फिर ओवरशूट आया, और 1200 से 1600 में फिर एक ओवरशूट। इसको हम ओवरशूट को फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड थर्ड ओवरटोन का नाम दिया, कि बिटवीन द रेंज और विंडो बिटवीन 600 टू 800 नैनोमीटर्स के बीच में एक ओवरशूट आएगा, जो लॉसेस अचानक से वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया पर ज्यादा हो जाएंगे। केवल ये डायग्राम इतना ही बता रहा है, ठीक। और कई बार एक 1200 से 1600 के बीच में, कि हो सकता है कभी कभी चार ट्रांजिशन के चक्कर में, या फिर दूसरा रीजन हमारा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो हमारा एनर्जी लेवल्स की वजह से एक ओवरशूट हमें देगा, लॉसेस अचानक से बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्सिल आयंस, OH ग्रुप इन सिलिकॉन। We will deal with the scattering losses. The second part of the losses, second type of losses are the scattering losses. Okay, so till then